माँ ने मेरी शादी बहुत देखभाल और सोच समझकर तय की थी। उनकी बस यही इच्छा थी कि बहू घर संभालने वाली आए और रिश्तों को जोड़कर रखे। मेरी तनख्वाह अच्छी थी और जिंदगी आराम से चल सकती थी। मगर सगाई होते ही मेरी दुनिया बदलने लगी, क्योंकि मैं अपनी होने वाली पत्नी शशि से चोरी छुपे मिलने लगा था और अपनी बहन से शशि का नंबर लेते ही मैं उस नंबर पर ट्राई करने लगा था। और मेरा शक सही निकला। फ़ोन सही जगह पर लगा था। शशि ने ही फ़ोन उठाया था। शायद उसको भी मुझसे बात करनी थी। और उस दिन के बाद से वही अरेंज मैरिज धीरे-धीरे लव मैरिज में बदलने लग गई। मैं शशि को शादी से पहले दिन से चाहने लगा था। एक दिन मैं शशि के स्कूल चला गया था और उस दिन से हमारी मुलाकातें भी शुरू हो गई थी। और शशि भी मुझसे बहाने-बहाने बाहर मिला करती थी और अपने दिल की चाहत मुझे बताया करती थी। दूसरी मुलाकात में ही मैं शशि के बहुत करीब आ गया था, उसके धड़कनों के करीब आ गया था। उसने पहली बार जब मेरा हाथ पकड़ा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उसने अपनी मोहब्बत की कसम खिलवाई थी, मेरा हाथ ले जाकर अपने सीने पर रखा था, जिससे मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। उस दिन शशि मेरे सीने से लगी मेरी धड़कनों को सुन रही थी और उस दिन मुझे भी बेहद गुमान हुआ था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, जिसे इतनी खूबसूरत मंगेतर मिली है और मैंने पहली बार उसके होठों को छुआ था। ये किस बहुत लंबा चला था, फिर शशि ने वादा किया था, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। मैं उसकी बात को मान गया था। उससे अनगिनत वादे किए थे कि मैं उसे हर खुशी दूँगा। उसके आँखों में जो सपने हैं, उसे सच कर दिखाऊँगा और उसकी हँसी को कभी फीका नहीं पड़ने दूँगा। शशि भी मेरी ही तरह खुले मिजाज की थी, बात-बात में मोहब्बत लुटाने वाली औरत थी। अब हम मिलते तो समय जैसे थम जाता, उसकी हथेलियाँ मेरी उँगलियों में सिमटती और उसकी धीमी मुस्कान मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देती। मैं उसे घुमाने ले जाने के सपने बुनता और वो मुस्कुराकर कहती कि बस साथ चाहिए, जगह अपने आप खूबसूरत हो जाती है। मैं दीवानों की तरह उसे चाहने लगा था और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया, जब हम दोनों की शादी हो गई। मैं तो उसे देखकर दीवाना हो गया था। वह सुहाग रात के दिन बेहद कातिल लग रही थी और मेरा तो हाल ही बुरा था। मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई थी। मेरी दुल्हन मेरे घर आ गई थी। मंगनी के 1 साल के बाद मेरी शादी फाइनली आज हो गई थी। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सुहाग रात के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। जब मैं शशि के सामने गया तो मैं तो जैसे दीवाना हो गया था। उसने बड़े प्यार से मेरा पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद ली। सिंदूरदान तो मैंने मंडप में कराया था, पर मेरी पत्नी अपने हाथों में फिर से सिंदूर लिए बैठी थी और उसकी इच्छा थी कि वह सामने से मुँह दिखाई में मैं उसकी माँग भरूँ। मैंने वैसा ही किया और उसके लिए मैंने पहले से ही मुँह दिखाई में सोने का हार लिया हुआ था, जो मैंने उसके गले में पहना दिया था। उसके बाद मैं उसके गर्दन को चूमता हुआ दोबारा से बिस्तर पर लिटा चुका था। धीरे-धीरे उसके ब्लाउज के हुक तक पहुँचा। उसने ज़रा भी आनाकानी नहीं की। शायद वह भी इसी इंतज़ार में थी और फिर मैं धीरे-धीरे उसको सारे कपड़ों से आज़ाद करता दीवाना हुआ था। मेरी खुद की हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरी मनपसंद की दुल्हन मेरे सामने बिन कपड़ों की थी। मैं उस पर घटा बनकर छा गया था। वह भी बादल बनकर मुझ पर फट पड़ी थी। दोनों की हालत सेम हो रही थी। कुछ घंटों की मेहनत में शशि की चीखें तेज हुई, पर शशि ने अपने ऊपर से मुझे ना हटने दिया। उसके आहों के बीच मैं तो जैसे दीवाना हो रहा था। सारी रात हम दोनों की मोहब्बत में ही कटी थी। बहन की आवाज़ पर आँख खुली थी। अब हर दिन हमारी सुहाग रात की तरह बीत रही थी। दफ्तर से लौटते वक्त कदम तेज हो जाते थे, क्योंकि दरवाजे के उस पार शशि मेरा इंतजार करती। मैं उसे बाहर घुमाने ले जाता, बाहर से खाना मंगवाता। हम दोनों उन छोटे-छोटे पलों में बहुत खुश रहते। उसकी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। फिर चीकू और बंटी आए। उनकी किलकारियों से घर में रौनक भर गई। शशि बच्चों को गोद में लेकर जब मुझे देखती, तो उसकी आंखों में एक पूरा भविष्य चमक उठता। लेकिन ये सब मेरी माँ को पसंद नहीं आता। उन्हें सिर्फ भविष्य की चिंता रहती और अपनी इकलौती बेटी सीमा के लिए बचत का बोझ। घर खर्च का हर पैसा बचाकर सीमा पर खर्च होने लगा। मुझे माँ और बहन की परवाह थी, मगर मेरी जिम्मेदारी शशि और बच्चों के प्रति भी थी। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी को किसी चीज की कमी न हो, पर माँ के आगे मेरी एक न चली। मैंने अपनी पूरी कमाई उनके हाथों में सौंप दी। घर ठीक से चले। उसी दिन से घर का नक्शा ही बदल गया। हर चीज पर ताले लगने लगे। खर्च गिनती में आने लगा और हंसी की जगह खामोशी बैठने लगी। मेरे दोनों बेटे चीकू और बंटी भूख से बेहाल होने लगे और शशि उन्हें सीने से लगाकर अपनी भूख छुपा लेती।
रात को वो मेरे पास लेटकर कुछ कहना चाहती, फिर चुप हो जाती। मैं उसका हाथ थाम लेता और वो मेरी उँगलियाँ पकड़ लेती। उस स्पर्श में अब भी वही मोहब्बत थी, मगर उसके नीचे टूटी हुई उम्मीद की थरथराहट छिपी होती। मेरे किए हुए सारे वादे माँ और बहनों के सामने झूठे पड़ गए। उनके भविष्य की चिंता ने मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया। वे जहाँ थे वहीं सिमट कर रह गए, मगर मैं आगे बढ़ना चाहता था। भविष्य को अपने नज़रिए से देखना चाहता था और उसमें शशि भी शामिल थी। फिर भी मैं माँ के आगे उसकी मोहब्बत को समझ न सका और घर की सारी ज़िम्मेदारी माँ और बहन पर छोड़ दी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने घर चलाने की चाबी तो सौंप दी थी, लेकिन शशि के सपने, चीकू और बंटी की मासूम भूख और अपने ही प्यार की गर्माहट को धीरे-धीरे ताले के पीछे बंद होते देखा। मेरे बच्चे जब रात को दूध माँगते तो मेरी पत्नी अक्सर दूध में थोड़ा-सा पानी डालकर उन्हें पकड़ा देती और मासूमियत से समझाने की कोशिश करती। शायद वही दूध है, मुझे तो हमेशा यही गुमान रहता था कि उसने उन्हें ठीक से दूध भी नहीं दिया होगा। मेरी माँ ने घर के सारे सामान पर ताले लगाए हुए थे। मैं भी हर महीने की पूरी कमाई उनके हाथ पर रख देता। क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि घर का खर्च वही चलाती है। एक दिन शाम को काम से वापस आते हुए मेरी नज़र मोहल्ले के कचरे के ढेर पर पड़ी। मेरा दिल दहल गया जब मैंने देखा कि मेरा अपना बेटा वहीं से एक ब्रेड का टुकड़ा उठाकर मुझे देखते ही वह घबराकर बोला, पापा, पापा मम्मी को बहुत भूख लगी है। और मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। उसे उठाकर मैं जल्दी-जल्दी घर की तरफ भागा। घर पहुँचते ही मेरा दूसरा छोटा बेटा नींद से उठा और रोते हुए बोला, मम्मी, मम्मी भूख लग रही है, दूध दे दो ना। मेरी पत्नी एकदम घबराकर मेरी तरफ देखी और जल्दी से कहने लगी, हाँ, हाँ, देती हूँ। तुम बस लेट जाओ बेटा। मेरा बेटा मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उसे आवाज़ दी, आओ मेरे पास आ जाओ, दूध यहीं ले आओ, मैं खुद पिला देता हूँ। मैं उसे अपनी गोद में लिटा लिया तो वो हँसने लगा, शरारत करने लगा। 2.5 साल का था मगर बहुत ही तेज़ दिमाग और बातूनी समझदार था। वह खेल ही रहा था कि मेरी पत्नी भी चुपचाप पास आकर लेट गई। उसने दूध खिड़की के पास रख दिया। मेरा बेटा मुँह बनाकर मेरी गोद से निकला, अपनी जगह पर लेटा और दूध मुँह से लगा लिया। मैंने पत्नी से कहा, मुझे पकड़ा देती, मैं खुद पिला देता। और फिर धीरे से कहा, देख आज भी वो मेरे पास बैठना चाहता था, मगर तुमने उसे दूर भेज दिया। मेरी बात सुनकर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, उसकी जुबान तो मुझे भी लंबी लगती है, हर बात का जवाब पहले से ही सोच कर रखता है। तो क्या करूं, वह खुद दूध नहीं पी सकता क्या? फिर पीता है तो इतने नखरे क्यों दिखा रहा था? उसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई और मैंने शरारत से कहा, अच्छा तो महारानी, मेरी पत्नी तुम्हें क्या जलन हो रही थी? मेरी बात सुनते ही उसने आंखें नीचे कर ली, जैसे ढेर सारे शब्दों में कुछ कहना चाहती हो, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। मैं धीरे से हंसते हुए बोला, आखिरकार अपने बेटे के साथ क्यों नहीं खेल सकता? मेरी बात सुनकर वह भी थोड़ा-सा रूठने का नाटक करने लगी, मगर मैं जानता था कि अंदर से वह नाराज़ नहीं थी। बस मेरे साथ बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं मामूली से पहले ही काम पर निकल आया। घर जाने से पहले मैंने अपनी तनख्वाह माँ के हाथ में रख दी और प्यार से कहा, माँ ये पैसे रख लीजिए, घर के सारे खर्च की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। शशि को कुछ भी चाहिए हो तो मेहरबानी करके उसे भी दे देना। फिर मैं शशि की तरफ देखकर नरमी से बोला, शशि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो बस माँ को बता देना। वे तीनों मेरी बात सुन रहे थे, मगर जाते हुए मुझे शशि के चेहरे पर एक ऐसी उदासी दिखाई दी जो पहले कभी नज़र नहीं आई थी। वो हमेशा हँसती रहती थी। आज उसकी आँखों में जैसे खामोश दर्द ठहर गया था। ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं उतरता, बस दिल में चुपचाप रहकर इंसान को हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा मार देता है। मुस्कुराने वाली, सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाली औरत थी वे, जो मेरे हर दुःख में चुपचाप शामिल रहती थी। हर मुश्किल में मेरा हाथ थामे खड़ी रहती थी, कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने देती थी। उसके चेहरे पर मायूसी की परछाई मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मगर उस दिन वो खामोश खड़ी थी, जैसे उसके दिल के भीतर कुछ टूट गया हो। पूरा दिन मेरा मन काम में नहीं लगा। शशि की वो बुझी हुई आँखें बार-बार मेरे सामने आती रहीं। मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी वो खूबसूरत मुस्कान अचानक जैसे मुरझा गई। क्या ये इसलिए था कि मैंने फिर से पूरी तनख्वाह माँ के हवाले कर दी थी? शायद उसने यही समझ लिया हो कि अब मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे पास बोनस के कुछ पैसे जमा थे और मेरा इरादा था कि आज उन्हीं पैसों से उसे खुश कर दूँ। उसे बाहर घुमाने लेकर जाऊँ, उसकी पसंद की चीज़ें दिलवाऊँ। बहुत साल बीत गए थे, मैं उसे कहीं लेकर भी नहीं गया था। शायद वह भी यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज मैं उसे बाहर लेकर जाऊँगा। मगर तनख्वाह माँ को देते देखकर उसकी वो उम्मीद बुझ गई होगी। ये सब सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं जल्दी घर लौटूँगा
और शशि का दिल साफ करूँगा। उसे एहसास दिलाऊँगा कि वो मेरे लिए कितनी ख़ास है। जब मैं घर पहुँचा तो मन कहीं और ही उलझा हुआ था। शशि घर के कामों में व्यस्त थी। वॉशिंग मशीन चला रही थी और वह कपड़े निकाल कर तह लगा रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मेरे आने की खुशी झलक उठी। वह हैरानी और खुशी से बोली, "अरे! आप इतनी जल्दी आ गए? लगता है आज काम जल्दी खत्म हो गया।" मैं मुस्कुराकर बोला, "हाँ, बस सोचा कि कुछ वक़्त अपने घर वालों को भी दे दूँ। तुम जल्दी से अपना काम निपटा लो और फिर तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊँगा और हाँ, खाना भी बाहर ही खाएँगे। आज तुम्हें कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं।" शशि के चेहरे पर ऐसी खुशी दौड़ गई जैसे बरसों बाद उसे उसकी मनपसंद चीज़ मिल गई हो। उसने धीरे से सिर हिलाया, आँखों में जैसे भगवान का धन्यवाद झलक रहा था। मेरी बातें सुनकर और मेरा बदला हुआ अंदाज़ देखकर वह जैसे खिल उठी। खुशी में और तेज़ी से घर के काम निपटाने लगी। मुझे भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, इसलिए मैंने नरमी से कहा, "शशि, कुछ खाने को हो तो दे दो। यार फ्रिज में फल-फ्रूट हो, जूस हो तो बना दो।" मेरी बात सुनकर वह जैसे चौंक गई, घबराकर बोली, "अरे हाँ, बस अभी बनाती हूँ। पहले ये थोड़े से कपड़े धो लूँ?" मैं चुपचाप सिर हिलाकर चारपाई पर लेट गया। वो मेरे सामने खड़ी होकर काम करती रही। हर काम बड़ी समझदारी और सलीके से करती रही। मगर वक़्त गुज़रता गया और वह जूस लाना भूल गई। मेरी भूख और प्यास दोनों बढ़ती जा रही थी। गला सूखने लगा था। दिल चाह रहा था कि जल्दी कुछ मिल जाए। कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद मैंने फिर आवाज़ दी, "शशि देख लो, जूस बना दो या कोई फल ही हो तो दे दो, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा।" वह जल्दी बोली, "बस, बस ये कपड़े समेट कर रख दूँ, फिर से आती हूँ।" और फिर से काम में लग गई, जैसे मेरी बात की उसे कोई जल्दी ना हो। उसने सामने घर का एक-एक काम पूरा कर लिया। उसके बाद अपने कपड़ों की तैयारी में लग गई। बालों में कंघी की, दुपट्टा ठीक किया, जैसे बाहर जाने की खुशी उस पर पूरी तरह सवार हो गई हो। मगर हैरानी की बात ये थी कि अब तक उसने मुझे खाने को कुछ भी न दिया था। मेरी भूख धीरे-धीरे गुस्से में बदलने लगी। दिल में ख़्याल आया कि ये कैसा व्यवहार है, पति कब से भूखा बैठा है, 2 बार कह भी चुका है, फिर भी उसे जैसे कामों और शॉपिंग की तैयारी की ही पड़ी है। मेरा दिल अचानक भारी-सा हो गया। मैंने खुद को सँभालते हुए कहा, "शशि, मुझे कुछ खाने का दोगी या नहीं? क्या हर चीज़ तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरी लग रही है?" मैं बिस्तर से उठ बैठा और थके हुए गुस्से भरे शब्दों में बोला, "अगर मालूम होता कि जल्दी आने का इनाम भूखे-प्यासे बैठे रहना होगा, तो मैं ऑफ़िस में ही बैठा रहता। कम से कम वहाँ कुछ खा तो लेता।" मेरे शब्दों में गुस्सा नहीं, बल्कि दिन भर की थकान, भूख और भीतर का टूटा हुआ दर्द घुला हुआ था। क्योंकि दोपहर से मैंने एक निवाला तक मुँह में नहीं डाला था। भूख और प्यास अब बहुत तेज़ लगने लगी थी। मेरी बात सुनते ही शशि के चेहरे पर झट से शर्मिंदगी छा गई। वह धीमी और टूटी हुई आवाज़ में बोली, "मैं अभी आपको कुछ खाने को दे देती हूँ, बस माँ आ जाए। मैंने अभी बंटी को भेजा है, उन्हें बुला लाए।" ये सुनते ही मेरा सब्र जैसे टूट गया। गुस्से में मेरे मुँह से निकल पड़ा, "मेरे खाने की ज़रूरत माँ से क्या संबंध है? शशि, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे खाने-पीने का ख़्याल रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। माँ आकर मुझे क्या खाना खिलाएगी? पहले भी तो खाना तुम ही बनाती थी।" मेरा गुस्सा बढ़ते-बढ़ते हाथों तक पहुँच गया था। मैं बिस्तर से उठा और बोला, "रहने दो, मैं खुद ही जाकर कुछ खा लेता हूँ।" भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये कहते हुए मैं सीधे किचन की तरफ बढ़ा। शशि घबराकर जल्दी से मेरे पीछे ही आई थी और मेरा बाजू पकड़कर रोकने लगी, "नहीं, नहीं, आप किचन में मत जाइए। मैं खुद लेकर आ जाती हूँ, प्लीज़।" लेकिन अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मैंने उसका हाथ हटाया और भारी कदमों से किचन की तरफ अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही मेरे कदम वहीं जम गए थे। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी, जैसे किसी ने सीने के बीचों बीच जोर से घूंसा मार दिया हो। फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। राशन के सारे दराज तालों में बंद थे। अलमारियों पर भी ताले जड़े थे। बाहर एक निवाला तक खाने का नहीं रखा था। ये घर था या कोई कैद खाना? मैंने पलटकर शशि की तरफ देखा। हैरानी, दुख और गुस्से ने मेरी आवाज को भारी कर दिया। "ये सब क्या है? किचन की हर चीज पर ताले क्यों लगे हैं? आखिर ये सब किसके लिए छुपाया जा रहा है?" शशि ने तुरंत नजरें झुका ली, जैसे कोई मुजरिम हो। उसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकली, "ताले मैंने नहीं लगाए, ये सब मम्मी ने लगाए हैं। चाबियां उन्हीं के पास रहती है।" फिर वे और भी धीमी हो गई, जैसे अंदर ही अंदर टूट रही हो। "मैं तभी से माँ का इंतजार कर रही थी, इसलिए आपको कुछ खाने को नहीं दे सकी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता, मैं चाहकर भी कुछ नहीं दे पाती।" उसके शब्दों में ऐसा दर्द था कि मेरे सीने पर बोझ और बढ़ गया। मैं कुछ पल बस उसे देखता ही रह गया। समझ ही नहीं पा रहा था कि गुस्सा किस पर करूं और अपने दिल का दर्द किसे सुनाऊं। दिमाग में बस एक ही सवाल अटका था,
आखिर माँ किचन पर ताले क्यों लगाती हैं? शशि ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम। माँ ऐसा क्यों करती हैं? आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए। ये कहकर वह किचन से बाहर चली गई, मगर इस बार उसके शब्दों में वो मिठास नहीं थी जो हमेशा होती थी। जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे ऐसे सख्त और थके हुए लहजे में बात की थी, वरना उसकी आवाज तो हमेशा कानों में मिठास घोल देती थी, नरम, सम्मान और प्यार से भरी होती थी। उसकी बदली हुई आवाज ने मुझे भीतर से बेचैन कर दिया और मैं घबराहट और बेसब्री के साथ माँ के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही माँ घर में दाखिल हुई, मैं बिना किसी लिहाज किए पूछ बैठा, माँ किचन में हर जगह ताले क्यों लगाए हैं? बाहर तक कुछ खुला नहीं छोड़ा। आखिर ये सब किसके लिए कर रही हो? घर में मैं हूँ, शशि हैं, बच्चे हैं, इसके अलावा और कौन है? कोई नौकरानी भी तो नहीं आती कि सामान चोरी हो जाए? मेरा सवाल सुनते ही माँ एक पल को घबरा गई, जैसे पकड़ी गई हूँ। फिर खुद को संभालते हुए बनी बनाई बातें करने लगी। मैं तो पड़ोस में जा रही थी। तुम्हारी पत्नी का क्या भरोसा? कभी भी कहीं पर भी चली जाती है, इसलिए मैंने किचन में ताला लगा दिया। बाहर का दरवाजा भी खुला रहता है, कोई अंदर आकर सामान ना उठा ले, इसलिए सावधानी रखती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। सची तो वैसे भी घर से बाहर निकलने में बहुत झिझकती थी, अकेले कहीं आने जाने का नाम तक नहीं लेती थी, मगर उस वक्त मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं बची थी। मैंने माँ से चाबियां ली, किचन का ताला खोला, फ्रिज से कुछ फल निकाले और खुद भी खाने लगा। साथ ही शशि और बच्चों को भी दे दिए। बच्चे फलों पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों बाद उन्हें कुछ खाने को मिला है। उनकी भूखी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे खुद पर ही गुस्सा आ गया। मैंने शशि की तरफ देखा और सख्त शब्दों में कहा, देखो, बच्चे कैसे भूखों की तरह हर चीज पर टूट रहे हैं। अगर मैं किसी और के घर में होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पहली बार फल देखे हों। शशि ने तुरंत नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, थकान, बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत धीमे स्वर में बोली, आप फिक्र मत कीजिए, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके शब्दों में छुपा हुआ दर्द और चुपचाप सहने वाली मोहब्बत थी, जिसे उस पल मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मगर बच्चों की भूखी आंखें और शशि की टूटी हुई खामोशी ने मेरे दिल में गहरा सवाल छोड़ दिया था। मैं चुपचाप सिर हिलाकर उसकी बात मान गया था। आज दोपहर में दफ्तर से कुछ पहले घर लौट आया था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने मेरे पूरे मूड को बिगाड़ दिया था। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं शशि को लेकर शॉपिंग के लिए बाहर जाऊं, लेकिन उससे किया हुआ वादा मुझे खींच कर ले गया था। मैं जानता था कि अगर मना कर देता तो उसकी आंखों में जो उम्मीद चमक रही थी वो पल भर में टूट जाती। पूरे रास्ते बाजार की भीड़ में घूमते हुए भी मेरे दिमाग में बस वही दृश्य घूमता रहा, माँ का किचन में ताले लगाना, बच्चों का भूख से टूट पड़ना और शशि का बेबस चेहरा। जितनी कोशिश करता उतना ही मन उन बातों में उलझता चला जाता, जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई मेरी आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये एहसास मुझे अंदर से खाए जा रहा था। रात को जब हम घर लौटे तो शशि और बच्चे बेहद खुश थे। उनकी हंसी, उनकी मासूम सी खुशी देखकर कुछ पलों के लिए मेरा दिल भी हल्का हो गया। लगा जैसे जिंदगी अभी अभी सांस ले रही हो। दरवाजे पर पहुंचते ही देखा कि माँ हमारा इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर आज एक अजीब-सी खामोशी थी, जैसे दिल में बहुत कुछ दबा हो, मगर बाहर आने का रास्ता ना मिल रहा हो। मैंने बाहर से लाया हुआ खाना उनके सामने रखा। उन्होंने चुपचाप 2 निवाले लिए और फिर नरमी के साथ मगर भारी आवाज़ में बोली कि बहुत थके हुए लगते हो। जाओ आराम कर लो और बिन वजह खर्च कम किया करो। ज़माना महँगा है, बच्चे आज छोटे हैं, कल बड़े भी होंगे, तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेगी। अब शादी को भी काफ़ी वक़्त हो गया है। हर वक़्त अपनी पत्नी के नखरे उठाना ठीक नहीं। उनकी बातें शशि के सामने ही कही गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सम्मान को बिना आवाज़ के कुचल दिया हो। मैं कुछ कह नहीं सका और चुपचाप कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचा तो देखा शशि बच्चों को सुलाने में लगी हुई थी। छोटा-सा बच्चा दूध मांगकर रोने लगा तो वह तुरंत किचन की तरफ भागी। बच्चे की रोने की आवाज़ से बेचैन होकर मैं भी उसके पीछे चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गया। शशि बड़े सुकून से बर्तन धो रही थी, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। उसने मुझे नहीं देखा था। तभी मैंने अपनी आँखों से देखा कि वह दूध में पानी मिला रही थी। ढक्कन रखते ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह चौंक गई और घबराकर बोली कि आप कब आए? आवाज़ क्यों नहीं दी? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि अभी आया हूँ। चीकू बहुत रो रहा था। वह जल्दी से दूध लेकर कमरे में चली गई और बिना कुछ कहे उसका पीछा किया। शशि ने चीकू को चारपाई पर लिटाया, उसके नन्हे हाथों में गिलास थमाया। वह बच्चा बिना किसी जिद के, बिना किसी शिकायत के पानी मिला हुआ दूध पीने लगा।
उस पल मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। मुझे सब साफ दिख रहा था। ये कोई पहली बार नहीं था। ये रोज की कहानी थी। चीकू के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई इनकार नहीं था, जैसे उसे इसी स्वाद की आदत पड़ चुकी हो। उस दृश्य ने मेरे सीने पर ऐसा बोझ रख दिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उस पल मुझे समझ आ गया, शशि चुपचाप कितनी लड़ाइयाँ रोज अकेले लड़ रही थी और मैं अब तक कुछ भी नहीं देख पाया था। वह रोज इसी पानी पर सो जाता। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, नई बात सिर्फ मेरे लिए थी, जो आज पहली बार आंखें खोलकर देख रहा था। और न जाने क्यों, उस पल एक अजीब-सा दर्द मेरे अंदर उतरता चला गया। जैसे मैं बहुत दिनों से अपने ही छत के नीचे होने वाली सच्चाइयों से बेखबर रहा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले का एक किस्सा बहुत तेज़ी से याद आने लगा, जब बंटी ज़िद करके मेरे पास आकर बैठा था। उस वक़्त भी शशि ने दूध खिड़की के पास ही रख दिया था, वह उसे मेरे पास लाकर नहीं दी थी। तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर आज वही बातें एक-एक करके मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरा दिल अजीब-सी बेचैनी से भर गया था। आखिर शशि बच्चों को पानी मिलाकर दूध क्यों पिला रही थी? बच्चों को वो पूरा आहार क्यों नहीं दे पा रही थी? ये सोच मेरे अंदर किसी खंजर की तरह चुपचाप धँसती चली जा रही थी। अगले दिन मैंने इरादा कर लिया कि मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा। पूरा दिन घर को, उसकी खामोशियों को, उसकी मजबूरियों को गहरी नज़र से देखूँगा। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस दिन दूध वाला आया ही नहीं। चाय भी डब्बे के दूध से बनी थी। रात आई तो फिर वही मामूली सा दृश्य। शशि ने चीकू और मेरे दोनों बेटों को दूध की जगह पानी थमा दिया और वे दोनों हमेशा की तरह चुपचाप पीकर सो गए, जैसे ये उनके लिए कोई मामूली बात हो। ये मंजर मेरे दिल को अंदर तक छलनी कर गया। मैं इतना कमाता हूँ, मैं अपने घर को चलाता हूँ, मेरी तनख्वाह भी अच्छी है, फिर भी मेरे अपने बच्चे दूध को तरस रहे थे, पानी को ही दूध समझकर पीते चले आ रहे थे और मैं इस हकीकत से बिल्कुल अनजान था। मेरे सीने में अजीब सी घुटन होने लगी, ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं माँ से खुलकर बात करूँगा, शशि को अलग से खर्चा दिया करूँगा ताकि वो बच्चों के लिए दूध और फल ज़रूरी चीज़ें आराम से ले सके। मेरे दिल ने एक पल को ये भी सोचा कि शायद माँ ने दूध वाले को रोक दिया हो, क्योंकि कुछ साल पहले शशि उसकी शिकायत कर रही थी कि वह दूध में पानी मिलाता है। मैं चाहकर भी माँ के बारे में बुरा नहीं सोच सकता था। मैंने हमेशा उन्हें मोहब्बत और समझदारी और सख्ती के साथ घर चलाते देखा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी आँखों के सामने माँ की ऐसी हकीकत आने वाली है, जिसे देखकर मेरी पूरी ज़िंदगी की विश्वास टूट जाएगी। ऐसी हकीकत जिसे जानने से पहले शायद मर जाना ही बेहतर होता। अब मैं अक्सर ऑफ़िस से जल्दी लौटने लगा। दिल में एक अनजाना-सा डर बैठ गया था कि शायद मेरे घर में वो सब कुछ नहीं हो रहा जो मैं समझता आया था और शायद बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शशि अक्सर मजबूरी में फ्रिज का ताला खुलवाती, जल्दी से थोड़ा-सा दूध निकालती और बच्चों को दे देती और मैं इस हफ्ते खास तौर पर ये महसूस करने लगा था कि किचन के राशन वाले हिस्से में या फ्रिज में हर जगह ताला लगा रहता था और उसकी चाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ के पास होती थी। शशि के हाथ में घर की किसी चीज़ का कोई अधिकार नहीं था, ना कोई फैसला था। पूरा घर मेरी माँ के पकड़ में था, जहाँ हर दाना, हर खर्च, हर चीज़ उनके हिसाब से तय होती थी। यहाँ तक कि बच्चों के खाने-पीने पर भी एक अनकही पाबंदी थी, जैसे उनके पेट भर जाने से घर का राशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंजूसी अच्छी बात है, भविष्य के लिए बचाकर रखना ज़रूरी है, लेकिन इतनी कंजूसी, इतना सख्त व्यवहार कि मेरे अपने बच्चे दूध देखकर भी तरस जाएँ। ऐसा भी क्या भविष्य की वर्तमान की भूख में बच्चों को जला दिया जाए? मेरे दिल में ये सारे सवाल चीख-चीख कर उठ रहे थे, मगर मेरी ज़ुबान गूंगी बनी हुई थी, क्योंकि माँ के सामने बोलने की हिम्मत मुझ में आज भी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनका दिल दुखे। मैं आज भी उनके सामने वही डरा हुआ बच्चा बन जाता था। आखिरकार बच्चों के लिए मैंने एक नया तरीका निकाल लिया। शाम को दफ्तर से लौटते वक्त खुद दूध लेकर आता, रास्ते से फल भी ले आता और घर पहुंचते ही बच्चों के हाथ में थमा देता। धीरे-धीरे मैं अपने ही घर में वह काम खुद करने लगा, जो शशि को करना चाहिए था, मगर जिसकी इजाज़त तक उसके पास नहीं थी। मैं अपने तरीके से घर के बिगड़े हुए हालात सँभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक टीस बाकी थी, जो हर रात मुझे सोने नहीं देती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, जिसने मेरी बर्दाश्त की सारी हदें तोड़ दी। वही दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ बन गया, जिसने मुझे अंदर तक बदल कर रख दिया। उस दिन मैं शाम को दफ्तर से मामूली से भी पहले घर लौट रहा था और जो मंज़र मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसने मेरी रूह तक हिला दी। रास्ते में जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था,
वहाँ अचानक मेरी नज़र गई तो मेरी साँसें जैसे अटक गई। दिल सीने में ऐसे धड़का जैसे किसी ने मेरे सीने पर ज़ोर से मुक्का मार दिया हो। कुछ पलों के लिए मैं पत्थर सा बन गया था। वहाँ मेरा अपना बेटा, मेरा बंटी कचरे के ढेर में झुका हुआ था। गंदी थैलियों में हाथ डालकर ब्रेड के बासी टुकड़े निकाल रहा था और उन्हें झाड़ कर, पोंछ कर अपने कपड़े में समेट रहा था, जैसे कोई कीमती खजाना इकट्ठा कर रहा हो। मेरी टाँगें काँपने लगीं। मैं तेज़ी से दौड़ा और उसे बाजुओं से पकड़कर झकझोर दिया। "बंटी, ये क्या कर रहे हो? कूड़े में हाथ क्यों डाल रहे हो? ये सड़ी हुई ब्रेड किसके लिए उठा रहे हो? घर में किस चीज़ की कमी है बताओ, आखिर क्यों?" बंटी डरकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आँखों में डर था, भूख थी, एक ऐसी मजबूरी थी जो मेरे दिल को चीर देने के लिए काफ़ी थी। वह रोते हुए बोला, "पापा, माँ को बहुत भूख लगी है, वो बीमार है। घर में खाना नहीं था, इसलिए मैं उनके लिए ब्रेड लेने आया था।" ये कहकर उसने मेरा हाथ झटका और तेज़ी से घर की तरफ भाग गया। जैसे किसी की जान बचाने के लिए दौड़ रहा हो, मेरे कदम जैसे बोझिल हो गए थे। फिर भी मैं उसके पीछे दौड़ा। दिल में ऐसी टीस उठ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचा तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी, एक ऐसी कयामत जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। शशि फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा तपते हुए लाल हो चुका था। बदन आग की तरह जल रहा था। तेज बुखार की लपेट उसकी सांसों से साफ महसूस हो रही थी। चीकू उसके पीछे बैठा उसे सहारा दिए हुए था और बंटी कपड़े में लिपटी भीगी हुई ब्रेड उसके मुंह के पास ला रहा था, जैसे किसी जख्मी को मरहम दिया जा रहा हो। शशि ने बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा गले से उतारा, मगर पल भर में ही उल्टी हो गई। सारा खाया हुआ उसके सामने ही गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ वह एक कोने में चारपाई से टेक लगाए बैठी थी। सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, मगर इतनी बेपरवाह जैसे ये घर, ये बच्चे, ये औरत उनके लिए अजनबी हो। मेरा सब्र टूटने के करीब था। मैंने दफ्तर का बैग वहीं फेंका और घुटनों के बल शशि के पास बैठ गया। "शशि, शशि, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस हालत में ज़मीन में क्यों पड़ी हुई हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो।" शशि ने बड़ी मुश्किल से आँखें खोली, जैसे मुझे पहचान कर उसका दर्द और बढ़ गया हो। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। काँपती हुई आवाज़ में वो बोली, "मैं बहुत भूखी थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया।" उसी पल मेरे बच्चे भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। चीकू और बंटी हिचकियों में बोले, "पापा, माँ बहुत बीमार है।" मैंने अपनी पत्नी, अपनी शशि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वह चेहरा जिसे कभी मैंने मोहब्बत से चूमा था, जिस पर मेरी पूरी दुनिया बसती थी। "तुम ठीक हो जाओगी। शशि, कुछ बोलो, मेरी तरफ देखो।" उसने कमज़ोर सी नज़र मेरी तरफ उठाई। आँखों में आँसू भर आए और वे फूट-फूट कर रोने लगी। उसके साथ मेरे बच्चे भी रो रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया उलट गई हो। जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे कुएँ में गिर गया हूँ, जहाँ सिर्फ़ बेबसी, दर्द, टूटती हुई साँसें हैं। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था, "शशि को रोटी नहीं देनी, उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है।" इसलिए हमने दादी से बहुत विनती की थी, कम से कम बिस्किट या ब्रेड दे दें, मगर उन्होंने खाने की हर चीज़ देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि घर का राशन यूँ ही नहीं लुटाया जा सकता। उस एक जिद में मेरी ज़िंदगी की सारी सच्चाइयों को मेरे सामने नंगा कर दिया था। "तुम्हारी पत्नी को दिखावे की आदत है, ये सब नखरे करती है, उसे रोटी और दूध चाहिए।" यही सब कहकर माँ ने बात को टाल दी थी। जबकि हकीकत ये थी कि बंटी और चीकू कूड़े के ढेर से ब्रेड उठा लाए थे और शशि की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह उसे खा भी नहीं सकी और तुरंत उल्टी कर दी। ये मंजर देखकर बच्चों के चेहरे पर डर सा छा गया। मेरे बेटे ने सिसकते हुए पूछा, "पापा, माँ मर तो नहीं जाएगी?" उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मेरा दिल टूट कर रह गया। मैंने उसे गोद में उठाया, सीने से लगा लिया और मेरी आंखें बेकाबू होकर माँ की तरफ उठ गईं, गुस्से और बेबसी से भरी हुई थी। शशि को जल्दी से अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने साफ कहा, "शशि के शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है। लंबे समय से ठीक से न खाने की वजह से ये हालत बनी है और ये लापरवाही जानलेवा भी हो सकती थी।" ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं वही आदमी था जो हमेशा ये मानता रहा, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर सच्चाई ये थी कि मेरे अपने बच्चे भूख से कमज़ोर हो रहे थे और मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। अस्पताल से लौटते वक़्त मैंने गरमा-गरम खाना, फ्रूट और जूस पैक करवाया। घर पहुँचकर पहले बच्चों को पेट भरकर खिलाया, फिर शशि के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी कमज़ोर उँगलियों को अपनी हथेली में भर लिया और पहली बार दिल से महसूस किया, ये औरत सिर्फ़ मेरी पत्नी नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। उसके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान आई, जैसे मेरा छूना उसके लिए दवा बन गया हो। उसके बाद मैं सीधा माँ के पास गया। मैंने शशि की हालत और बच्चों की भूख के बारे में सब बता दिया, मगर उन्होंने हँसकर बात टाल दी
और कहा कि उस औरत को ड्रामा करने की आदत है। मैं एक-एक रुपया बचाकर रखती हूँ, फालतू खर्च बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन देखना तुम्हारे ये सब काम आएँगे। उनकी बातें सुनते-सुनते मेरे अंदर का सब्र पूरी तरह टूट गया। मैंने भरी आवाज़ में कहा, माँ आज के बाद घर का खर्च मैं खुद सँभाल लूँगा। आपको सिर्फ़ आपकी ज़रूरत का पैसा मिल जाएगा। शशि ने रास्ते में मुझे सब बता दिया था कि कैसे उसे हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए तरसना पड़ता था, कैसे बच्चों के दूध तक पर ताले लगे हुए थे। उस दिन के बाद मैंने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने हाथ में ले ली। वक़्त बीतता गया, घर में फिर से सुकून लौट आया। बच्चों के चेहरे पर हँसी आने लगी। उनकी आँखों से डर गायब हो गया। शशि की तबीयत धीरे-धीरे ठीक हो गई। रात को जब वो बच्चों को सुलाकर थकी हुई मेरे पास बैठी, तो मैं उसके सर पर हाथ फेर देता। वह चुपचाप मेरी तरफ देखती, उसकी आँखों में शुक्रिया होता। बिना एक शब्द कहे शायद यही हमारी सबसे गहरी मोहब्बत थी। खामोश मगर सच्ची। बाद में मुझे पता चला कि माँ की सारी भविष्य की चिंता सिर्फ़ बहन सीमा के लिए थी। माँ सीमा के लिए पैसे जोड़ना चाहती थी, उसके आने वाले कल के लिए, और उसी डर में उन्होंने मेरे बच्चों का आज छीन लिया था। आज ये सच उनके सामने आया तो पहली बार माँ की आँखों में शर्मिंदगी दिखी। वह चुप हो गई। अब वह सीमा का नाम लेते वक़्त भीग जाती थी और कई बार बच्चों को देखते हुए उनकी आँखें भर आती थी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि भविष्य को बचाने के चक्कर में उन्होंने वर्तमान को कितना दर्द दिया था। उस दिन मैंने देखा, माँ ने खुद अपने हाथों से बच्चों को दूध दिया और शशि के लिए फल काट कर रखे। उनकी उँगलियाँ काँप रही थी। घर में फिर से शांति थी, मगर उस शांति के पीछे बहुत आँसू छुपे हुए थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मगर यही समझ आ गया, मोहब्बत अगर समझदारी के बिना पर हो तो वह ज़ख्म बन जाती है, और जब समझ आ जाए तो वही मोहब्बत इंसान को अंदर से बदल देती है। उस रात मैंने शशि को अपने पास खींच लिया, उसके माथे को चूमा और दिल ही दिल में खुद से वादा किया, अब इस घर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। और अब जाते-जाते आप सभी से एक दिल से निकली छोटी-सी गुजारिश है। आप मेरी ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। सच कहूँ तो आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं होता। हर नाम, हर जगह मुझे आपसे और भी गहराई से जोड़ देती है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आँखें नम कर दी हो या मन को सुकून दिया हो, तो बस एक छोटा-सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, जिन्हें ऐसी कहानियाँ पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ़ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका भरोसा, प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई दिलचस्प भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक मुझ पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।